आप लोगों को हमारे चैनल रमाकांत सर 84 में स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 10th का साइंस। क्या? साइंस में फिजिक्स। फिजिक्स का हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हम लोग को पढ़ना है आज फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके, देखिए क्या है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, यानी हम लोग को आज यही पढ़ना है, जिसका पहला चैप्टर है। ठीक है, देखिए इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, REFLECTION एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। क्या प्रकाश यानी लाइट क्या होता है? ठीक है, यानी प्रकाश का डिफिनेशन, इसको डिफिनेशन सही हम लोग जानेंगे। प्रकाश, लाइट। ओके, चलिए देखिए, जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है। क्या संवेदना प्रदान करती है? जो हमारे आंखों को, क्या हमारे आंखों को संवेदना प्राप्त करती है। क्या संवेदना प्राप्त करती है, जिसे हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। क्या हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। देख पाते हैं। ठीक है, हमने लिखा कि प्रकाश क्या होता है, नहीं लाइट क्या है। ठीक है, तो मैंने इसे डिफिनेशन लिखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदना प्राप्त करती है। क्या संवेदना, जिससे हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम लोग कुछ भी देख नहीं सकते। ठीक है, ये प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदना प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी वस्तु आसपास से देख सकते हैं, कोई भी वस्तु। ठीक है, अगर प्रकाश दे जाएगा तो कोई भी वस्तु देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश के स्रोत होते हैं दो तरह से। ठीक है, एक होता है मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक। ठीक है, यानी जो प्रकृति ने बनाया और एक जो मानव ने बनाया। तो प्रकृति में जैसे देखिए, क्या प्रकाश के स्रोत हम जानेंगे। क्या प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। ठीक है, तो इसमें पहला प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक में उदाहरण के तौर पे लिख देते हैं दोस्तों, प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित। ठीक है, यानी हमने क्या लिखा है कि प्रकाश के स्रोत में पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। ओके, तो प्रकृति में क्या, जैसे सूर्य, तारे, ये क्या हो गया? ये प्राकृतिक हो गया, यानी ये प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है इसका प्रकाश। ये सूर्य हो गया,
तारे हो गया यानी आदि। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल हमने लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राकृतिक स्रोत। अब मानव निर्मित क्या है, जैसे मोमबत्ती, बल्ब। ठीक है, ये क्या है, मानव निर्मित है। मोमबत्ती, बल्ब। ठीक है, ये आदि, ये हो गया मानव निर्मित। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश क्या है, लाइट, और प्रकाश का स्रोत प्राकृतिक, मानव निर्मित। ठीक है, अगला हम लोग चलता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और हमको क्या जानना है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, उसको भी जानेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, हमको जानना है प्रकाश का परावर्तन। चलिए चलते हैं उसमें। देखिए, क्या जानना है आपको, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और हम लोग परावर्तन के नियम भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश, ठीक है, यानी जो कोई भी अगर प्रकाश है वो किसी चमकदार तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, कोई भी प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मानिए ये कुछ चमकदार तल है, क्या, यहाँ पे कोई चमकदार तल है। ठीक है, ठीक है, कोई चमकदार तल है, और यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है। मान लीजिए यहाँ से क्या कोई प्रकाश आ रहा है। ठीक है, और यहाँ टकरा रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ टकरा रहा है, और टकरा कर फिर से इसी माध्यम में वापस जा रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश इधर से आ रहा है तो इधर जाएगा, यानी परावर्तन करते जाएगा, इधर जाएगा। अगर इधर से आ रहा है तो इधर जाएगा। ठीक है, मैंने माना है कि प्रकाश अगर इधर से आ रहा है तो यहाँ पे चमकदार तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो बीच में एक अभिलंब बनता है। क्या बनता है, अभिलंब। इसको ध्यान से समझिएगा, क्या है, अभिलंब बनता है, अभिलंब। ओके, और जो प्रकाश आया है, ठीक है, तल से टकराया है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या, आपतित, यानी ये क्या है, आपतित किरण है। और टकरा कर जो इधर वापस गया है, इसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या, परावर्तित किरण, यानी परावर्तन करके गया है, परावर्तन। ठीक है, आपतित, परावर्तित। और देखिए, जब टकरा के वापस जाता है, ठीक है, एक अभिलंब बनता है, और इस अभिलंब की वजह से यहाँ पे एक कोण बनता है। क्या बनता है, कोण आई बनता है, कोण आई बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कि मैंने क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बनता है। तो जो बनता है, जहाँ पे एक कोण आई बनता है, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को क्या कहते हैं, आई से हम दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी एक कोण बनता है, जब आपतित कोण क्या होता है, एक कोण बनता है, तो जो परावर्तन जाता है उसी माध्यम में, यहाँ भी क्या होता है, एक कोण बनता है, ये बनता है कोण आर। क्या बनता है, कोण आर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतित कोण, अपरावर्तित कोण जो होता है, ध्यान क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी जो एक बात और क्या होता है, जो कोण आई होता है, जो आपतन होता है, वो क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, यानी आपतन कोण बराबर
परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, यानी कोण कोणार होता है और जानेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको जानते हैं। ठीक है, दो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, कोणाई कोणार्क के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होता है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन का नियम जानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश परावर्तन के नियम क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे अब, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसमें देखिए दो नियम होता है। पहला होता है कि आपतन कोण, क्या, आपतन कोण आई। ठीक है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण, क्या, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या, के बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में दो होता है। पहला होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण क्या, आर के बराबर होता है। यानी ये दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। जैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोण आई होता है, कोण आर होता है कि नहीं। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण। ठीक है, यानी कोण आई कोण आर, इसलिए यानी पहला नियम ये होता है। और दूसरा होता है कि आपतित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तरफ स्थित है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपतित किरण, ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, ये अविलंब। ठीक है, तीनों क्या है, एक ही तल पर स्थित है। ठीक है, यानी दूसरा नियम ये होता है कि उसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब क्या है, तीनों एक ही तल पर स्थित है। क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया परावर्तन के नियम। यानी आप लोगों ने जाना प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, प्रकाश का स्रोत, और प्रकाश का परावर्तन जाना आप लोगों ने, और प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दर्पण, अरे दर्पण क्या है, तो दर्पण का परिभाषा हम लोग देखिए। दर्पण जब कोई भी अगर चमकदार तल है, ठीक है, किसी भी चमकदार तल या पारदर्शी सतह, ठीक है, चमकदार तल हो या पारदर्शी सतह हो, अगर उसके एक तरफ, ठीक है, यानी उसके एक तरफ क्या हो, अगर हम चांदी की पॉलिश कर दें, क्या, चांदी की पॉलिश कर दें, तो क्या होता है, उसका दूसरे तरफ परावर्तन होने लगता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं दर्पण। क्या, मैंने बोला कि अगर कोई भी चमकदार तल है या पारदर्शी सतह है, उसके अगर एक तरफ, मान लीजिए आप कोई यहाँ पे चमकदार तल है या कोई पारदर्शी क्या है, सतह है, जिसे, अच्छा आप जानते हैं कि पारदर्शी क्या होता है, क्या हो कि आर पर दिखाई देता हो धुंधला या आंशिक रूप से, ठीक है, उसको बोलते हैं पारदर्शी। अगर इधर हम चांदी की पॉलिश कर दे हम, ठीक है, इसका परावर्तन क्या होगा, दूसरे तरफ इसका परावर्तन होने लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग दर्पण। क्या, दर्पण। ठीक है, एंड जब तक ये पॉलिश नहीं है तब तक इसको दर्पण नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम दर्पण। तो दर्पण भी दो प्रकार का होता है। क्या, दर्पण भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। क्या, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला होता है गोलीय, दूसरा समतल। तो हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। क्या, हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। पहला गोलीय दर्पण,
गोलीय दर्पण क्या है? देखिए ये भी बहुत सिंपल है। गोलीय दर्पण यानी कोई भी अगर, ठीक है, जैसे गोलीय दर्पण यानी किसी कांच के, ठीक है, कोई अगर कांच है उसके खोखले गोले के कटे हुए भाग, ठीक है, खोखले गोले, मान लीजिए कोई गोला, ठीक है, इसमें देखिए, तो इसमें अगर इसके एक तरफ से, ठीक है, अगर हम पलाई करते हैं खोखले गले हुए कटे हुए भाग को, अगर एक तरफ हम कलई कर दें तो उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण भी दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। क्या मैंने बोला कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी कांच के खोखले गले गोले कटे हुए भाग को अगर एक तरफ से चांदी के पालिश से अगर इसमें भी करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसे बोलेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण में, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। जैसे मान लीजिए क्या है, एक इधर से और एक इधर से, तो मैंने बोला यानी कि एक इधर से आया है और एक इधर से आया, ठीक है। तो उत्तल क्या है और अवतल क्या है? यानी गोलीय दर्पण क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, क्या? उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या? दूसरा होता है अवतल दर्पण। मैंने बताया कि दर्पण किसे कहते हैं, और दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? गोलीय, और दूसरा समतल दर्पण। तो मैंने गोलीय दर्पण का प्रकार बताया, यानी गोलीय दर्पण सबसे पहले क्या किया? गोलीय दर्पण का परिभाषा। उसके बाद से गोलीय दर्पण क्या होता है? दो प्रकार का होता है, पहला होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो हम बताएंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। क्या? दर्पण में गोलीय दर्पण का, ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, और उसमें का एक होता है गोलीय और एक होता है समतल। अब गोलीय दो प्रकार के होते हैं, क्या? उत्तल और अवतल। हम लोग क्या जानेंगे? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए उत्तल में क्या होता है कि, देखिए उत्तल और अवतल में क्या अंतर है? जैसे उत्तल में जब क्या हो, कोई अगर अवतल दर्पण के पृष्ठ पर, ठीक है, अगर पालिश कर दिया जाए तो क्या होता है? उत्तल। और अवतल में अगर उत्तल की तरफ क्या हो, पृष्ठ पर अगर पालिश कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक खुले गलों का यहाँ पे कटा हुआ भाग लिया, ठीक है, और इसमें हमने अगर इधर बाहरी वाले भाग पे यानी उभरे हुए भाग पे, ठीक है, अगर यहाँ पे कलई कर दें, ठीक है, उभरे हुए भाग पे, तो इसे क्या बोलेगा? हम बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का डिफरेंस होता है कि खोखले गले कटे हुए भाग पर अगर हम क्या करें कि उभरे हुए पृष्ठ पर, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण के वाले पृष्ठ पर, ठीक है, यानी उभरे हुए पृष्ठ पर अगर हम कलई कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए जैसा कोई प्रकाश आ रहा है, टकरा के फिर से इधर मान लो, फिर से क्या वापस जा रहा है, बीच में क्या बनता है? अभिलंब बनता है, आपको पता ही है, मैंने बताया अभी। ये क्या जाएगा? आपतित किरण होगा कि नहीं, क्योंकि प्रकाश इधर से आया है। ये क्या जाएगा? आपतित किरण। ये क्या जाएगा? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित, परावर्तित, और ये क्या जाएगा? यहाँ पे कोडार बनेगा और यहाँ पे कोडाई बनेगा। इससे बोलते हैं आपतन कोण, और से परावर्तन कोण। ठीक है, तो सेम ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्या हो, इस खोखले गोले को, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर ये गोला है, इसको अगर उभरे भाग पर, ठीक है, यानी ऊपर भाग यानी जो उभरा हुआ भाग है, इस पर हम कलई कर देते हैं, देखा जाएगा यह एक हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, यानी अगर वही अगर यहाँ पे अगर धसे हुए भाग पर, ठीक है, यानी उभरा भाग छोड़ दिया जाए और धसा के यानी दबे हुए भाग पर, ठीक है,
यानी दबे हुए भाग पर जो नीचे है, और इधर हम कॉलेज कर दें, ठीक है, और इधर हम कॉलेज कर दें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का डिफरेंस होता है कि अगर किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के अगर दबे हुए हिस्से में, यानी अवतल दर्पण के पृष्ठ पर अगर हम कलई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या होगा, उत्तल दर्पण। आप लोग इतना समझ में आया। तो मैंने बताया कि अगर उत्तल दर्पण क्या होता है, कब होता है, कि जब किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के अगर दबे हुए हिस्से में अगर हम कलई कर दें तो क्या जाएगा, वो उत्तल दर्पण। इससे भी क्या होता है, प्रकाश अगर यहाँ पे आएगा टकरा के फिर से इधर वापस जाएगा, फिर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा अभिलंब, ये होगा आपतित किरण, और एक परावर्तित। ये क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या होगा, परावर्तित किरण। यहाँ क्या बनेगा, कोण R बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, कोण I बनेगा। और इस कोण I को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। मैंने बताया था अभी कि कोण I को बोलते हैं आपतन कोण, और कोण R को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, यानी अगर किसी खोखले गले का कटे हुए भाग को अगर हम इस दबे हुए भाग पे अगर हम कर दे कलई तो क्या आ जाएगा, उत्तल दर्पण। वही अगर यहाँ पे है और इसका उभरे हुए भाग पर, ठीक है, यानी ऊपर वाले भाग पर अगर हम कलई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, यानी इसमें फर्क क्या है बस, कि अगर हम उभरे हुए भाग पे कर दें तो क्या हो जाएगा अवतल, और दबे हुए भाग पे कर क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। आप लोग ने इतना समझा, यानी इसका आप लोग डिफरेंस भी समझ गए होंगे। मैं एक और दोहरा देता हूँ। डिफरेंस उत्तल दर्पण का, जब किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के अगर दबे हुए हिस्से में यानी अवतल दर्पण के पृष्ठ पर अगर कलई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल क्या होता है, किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के अगर उभरे हुए हिस्से में, ठीक है, जो उभरा हुआ है यानी जो ऊपर वाला है, यानी उत्तल दर्पण के पृष्ठ पर अगर हम कलई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो अवतल दर्पण। ठीक है, आप लोगों ने समझा कि उत्तल क्या होता है और अवतल क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग ये समझ चुके होंगे, यानी मैं दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु बनाने जा रहा हूं। जैसे क्या है कि दर्पण का ध्रुव, क्या, दर्पण का ध्रुव जिसको हम दर्शाते हैं P से, क्या, हम P से इसको दर्शाते हैं। और दूसरा नंबर वक्रता केंद्र यानी C, और तीसरा है वक्रता त्रिज्या R, और यह मुख्य अक्ष फोकस, फोकस दूरी द्वारा। ठीक है, यानी हमने दर्पण से संबंधित क्या है, मुख्य बिंदु है। ओके, तो मैं अभी सारा नंबर का बताऊंगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा जानेंगे, सबका डेफिनेशन, उसके बाद से सूत्र जानेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, हम पूरा पहले पार्ट का हर तरह का न्यूमेरिकल हम बताएंगे, तो हर सूत्र में मैं सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु समझ चुके। और होता है प्रतिबिंब। क्या, प्रतिबिंब क्या होता है, क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब है। ओके, तो प्रतिबिंब क्या होता है कि मान लीजिए कोई अगर चमकदार तल है नहीं, या कोई दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए कोई दर्पण है, तो दर्पण के सामने अगर किसी बिंदु से उसके प्रकाश से किरणें, यानी दर्पण के सामने किसी बिंदु से उसके प्रकाश से किरणें परावर्तन के पश्चात, क्या, परावर्तन के पश्चात जिस जहां पर तो वास्तव में मिलती है या मिलती है प्रतीत होती है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या, जहां वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, हम प्रतिबिंब बोलते हैं। ओके, और प्रतिबिंब भी दो प्रकार होते हैं। क्या, प्रतिबिंब क्या होता है, दो प्रकार होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जानते कौन, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। मैंने क्या बोला कि पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या, आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है,
आभासी प्रतिबिंब। क्या? आभासी प्रतिबिंब। यानी हम लोग समझ चुके हैं कि प्रतिबिंब भी कितना होता है, दो होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो अब ये भी सुना कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, मैं एक बार दोहराता हूँ। और दर्पण के सामने किसी बिंदु से उसके प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जहाँ पे जिस जगह पे वो मिलती है या प्रतीत होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ओके, जैसा है कि आप लोग प्रतिबिंब समझ चुके होंगे। अब प्रतिबिंब क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब जल्दी हम चलते हैं इसके आगे। अब क्या आता है, अब हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, सभी जानते हैं हम लोग एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या। मेरा हेडिंग है हम लोग का कि गोलीय, क्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी हम लोग क्या हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो देखिए, जब क्या, जब गोलीय दर्पण की, क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, क्या, परावर्तन के पश्चात, के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, क्या, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, ठीक है, के जिस बिंदु, क्या मैंने लिखा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है, किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, क्या, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या, हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण की फोकस बोलते हैं, क्या, दर्पण की फोकस कहलाता है, दर्पण की फोकस कहलाता है। ठीक है, एंड इसका डिफिनेशन क्या हुआ कि जब कोई भी अगर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, क्या हो, आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसके क्या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हो, उसे दर्पण की फोकस कराता है। और देखिए, दर्पण के ध्रुव से, क्या, दर्पण के ध्रुव से, क्या लिखा मैंने, दर्पण, दर्पण के ध्रुव से फोकस कर, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी कहलाता है, क्या, फोकस दूरी यानी एफ, ठीक है, कहलाता है, कहलाता है। देखिए, दर्पण की फोकस कहलाता हो गया वो, और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी,
ठीक है, क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है, यह कहलाता है। ओके, इस पे एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, यानी गोली दर्पण की फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, बराबर r/2। ये एक फार्मूला बनता है। देखिए एफ को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी, और r को दर्शाते हैं वक्रता त्रिज्या का। ठीक है, मैंने भी इसके पर बताया था मैं, क्या होता है वक्रता त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं बटा 2, और f फोकस दूरी। अगर हमको फोकस दूरी निकालना है तो अगर हम वक्रता त्रिज्या बटा 2 कर देंगे तो क्या होगा, फोकस दूरी निकल जाएगा। ओके, आप लोगों ने इतना समझा, यानी आप लोगों ने गोले दर्पण की फोकस दूरी समझ चुके। ओके, इतना समझा आप लोग। अब चलिए हम चलते हैं इसके आगे वाला क्या है। और एक बात और, जो अवतल दर्पण होता है क्या, चलिए उसको भी समझते हैं और इसको जल्दी। तो ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलिए चलते हैं उस पे हम, देखिए तो उसको भी आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि मैंने क्या बोला अभी। अब क्या पढ़ना है हम लोग को, इसे अध्ययन से जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या ऋणात्मक होता है, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। चलिए सुन लीजिए यहाँ पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि अवतल दर्पण क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या, की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या, हमेशा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। क्या हमने लिखा कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, तथा उत्तल दर्पण की क्या, अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या, धनात्मक, धनात्मक। ठीक है, ये देखिए कि दर्पण की फोकस दूरी यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, आप लोगों ने तो समझा। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग कुछ जानेंगे। मान लीजिए दर्पण से वस्तु की दूरी, क्या, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर, इसको बोलते हैं हम यू। क्या, यू बोलते हैं इसको। तो अब दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी क्या, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी, की दूरी हमने क्या जाना। अब दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, तो इसको हम दर्शाते हैं v से। क्या, v से, इससे v से। अब एक और आता है दर्पण की फोकस दूरी। क्या, एक और आता है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। क्या, दर्पण की फोकस दूरी को दर्शाता है जैसे f से, यानी u भी f हो गया। तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये क्या हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो इस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे या नहीं आता है, पढ़ेंगे, बस इसको फार्मूला या डेफिनेशन समझने के बाद से अब मैं लास्ट में हर तरह का पूरा पार्ट का हर एक न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो u का मान होता है ना, u का मान, वो यानी u का मान क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, कौन सा माइनस होता है। क्या, u का मान जो u होता है क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है।
u का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नहीं आप लोगों ने इतना समझा कि दर्पण से वस्तु दूरी को हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, और दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं, हम v बोलते हैं, और दर्पण की फोकल दूरी को बोलते हैं f। हमारा सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें जो u का मान है ना, u का मान यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, वो हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, क्या हमेशा माइनस में। ओके चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल पे। और जानेंगे हम लोग रेखीय आवर्धन। क्या रेखीय आवर्धन यानी रेखीय आवर्धन क्या है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे अब। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डिफिनेशन, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लास्ट में सब हम पढ़ेंगे सारा का सारा डिफिनेशन। ओके तो हम आ गए हम रेखीय आवर्धन। क्या रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन क्या है, मतलब इसका डिफिनेशन तो आप लोग बहुत ही संक्षिप्त तरीके से इसको भी जानेंगे कि रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन से किसी दर्पण द्वारा, ठीक है, यानी किसी दर्पण द्वारा, चलिए आप लिखते हैं इसका डिफिनेशन कि किसी दर्पण द्वारा, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, क्या दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, क्या तथा वस्तु की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मैंने क्या लिखा कि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन करता है। क्या करता है, लंबाई के अनुपात को, के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन बोलते हैं। क्या अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। ओके क्या कि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझे आप लोग कि अनुपात को, ठीक है, बस यानी उसको अनुपात को मान लीजिए कि यहाँ पे, और हम रेखीय आवर्धन को m से दर्शाते हैं। क्या m से इसको हम दर्शाते हैं रेखीय आवर्धन को, ठीक है। मान लीजिए m बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई, क्या प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, क्या वस्तु की लंबाई, ठीक है। क्या प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, तो आप लोगों ने तो समझा, या m बराबर इसको बोलते हैं l, इसको बोलेंगे o, ठीक है, यानी l बटा o, इसका m बराबर l बटा o बराबर -v बटा u। ओके या ऐसे बोल सकते हैं। देखिए इसमें इसको पहचानने का तरीका क्या है, यानी कैसे पहचानेंगे इसको, ठीक है। तो पहला होगा कि स्पर्श करके यानी उसको छू के, और दूसरे पे आ जाएगा कि प्रतिबिंब को देखकर, ठीक है। ओके आज चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, और आएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या प्रकाश का अपवर्तन। ओके ब्रो, अब जानेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। क्या प्रकाश का अपवर्तन, हम लोग को क्या जानना है, प्रकाश का अपवर्तन।
ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखिए जब प्रकाश की किरण क्या, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम, ठीक है, एक समान माध्यम से दूसरे समान माध्यम में, ठीक है, दूसरे समान माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित रहते हैं। क्या? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या है? हम जानना प्रकाश का अपवर्तन। इसका डेफिनेशन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से दूसरे समान माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। क्या? विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, आप लोग इतना समझा? कोई डाउट नहीं? चलिए हम चलते हैं अब प्रकाश का अपवर्तन के नियम। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या? अपवर्तन के नियम हम जानेंगे। अपवर्तन के नियम, चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कहीं। चलिए क्या? अपवर्तन के नियम, क्या नियम है अपवर्तन के? ठीक है, तो अपवर्तन के दो नियम है। कितना नियम? दो। तो पहला क्या है? क्या पहला नियम क्या है देखते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम अपवर्तन के नियम हम लोग जानेंगे कि अपवर्तन के नियम में, तो अपवर्तन के नियम में पहला ऐसे, अपवर्तन के नियम क्या है? पहला क्या है कि आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। मैंने लिखा क्या? आपतित किरण ना अपवर्तित किरण। क्या? अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित। क्या? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मैंने क्या लिखा कि पहला है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह हो गया अपवर्तन के नियम पहला नियम। अब जानेंगे दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या। क्या? अब आता है दूसरा में आता है कि आपतन कोण की ज्या। कोण की ज्या, ज्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में साइन। क्या? साइन बोलते हैं, या साइन एन। ठीक है,
ज्या यानी साइन, यानी आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण, क्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन, ठीक है, अपवर्तन कोण की जया, ठीक है, यानी इसकी जया, जया को बोलते हैं साइन, ओके, साइन जया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है, कि अनुपात का एक नियतांक होता है, कि अनुपात का एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। आप लोगों ने क्या समझा कि मैंने बताया कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का एक नियतांक होता है, ठीक है, तो समझे आप लोग से कि दूसरे माध्यम, ठीक है, यानी दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में क्या होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, यानी दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में दूसरे, इसको दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, ठीक है, मैं लिख रहा हूं कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, क्या पहले माध्यम में सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी मैंने बताया कि दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है 1 और 2, ठीक है, होता है, अब लोग तो समझा होता है, मैंने क्या बताया 1 और 2 होता है, ये होता है, लिखें, ओके, अब इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या बोला इसमें कि देखिए मैंने लिखा है कि आपको की ज्यास अपवर्तक कोण की ज्या अनुपात का एक नियतांक होता है कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में सापेक्ष अपवर्तन क्या होता है 1 और 2 होता है, ठीक है, यानी इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या स्नेल का नियम, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको हम देखिए इससे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, यानी इतना हो गया। तो मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे प्रश्न के लिए, ठीक है, तब अब इसके आगे का हम मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में, ठीक है, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के मतलब फिजिक्स का पहला पार्ट का पार्ट 2 में मिलेंगे, उसमें हम इसमें का कुछ डिफिनेशन और बचा है, कुछ टॉपिक और बचा है, उसको लेके और इसमें का सारा न्यूमेरिकल लेके हम आएंगे, ठीक है, इसके अगले पार्ट में, ओके, तो हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।